अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है शाज़िया अदनान ने कराची शहर से। एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, लिखी हुई थी जिसको पढ़ते हुए मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने जैसे पहले भी कहा, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने के बाद मेरा दिल करता है कि उनके लफ्ज़ लफ्ज़ को उसी तरह पढ़ के आपको सुनाऊं जिस तरह उस कहानी में लिखा गया होता है। कुछ कहानियां यकीन मानिए पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक इंतहाई खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सुनते आए हैं कि जब नेक इंसान मरता है, उसकी रूह निकलती है तो उस दिन बारिश जरूर बरसती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज फिर किसी की रूह निकली थी। आज ना सिर्फ रूह निकली थी, आज भी बारिश बरस रही थी। एक नेक रूह वजूद को छोड़ के आजाद हुई थी, तभी तो बारिश बरस रही थी। ये बारिश कहां, ये तो एक तूफान था। ऐसी तेज बारिश, इतनी जोरों शोर से बारिश कि आसमान जहां काले स्याह बादलों से ढका हुआ था, जोरों शोर से बरसती बारिश और वहीं पे धाड़े मारता हुआ बादल जो ऐसे जोर जोर से गिड़गिड़ा रहा था, ऐसे जोर जोर से आवाजें पैदा कर रहा था। और जब बिजली चमकती तो एक जोरदार आवाज पैदा होती और साथ ही सारी रात की तारीकी सफेद रोशनी में नहा जाती बिजली की वजह से। और ऐसा लगता था जैसे बिजली कहीं पे गिरी है। साथ ही बादल फिर से गरजना बरसना शुरू कर देते। बरस तो वो रहे थे, बार बार आवाजें इतनी खौफनाक बादलों से आ रही थी जैसे बादल आज गुस्से में हैं या बादल आज ऐसे बरसने के मूड में हैं जैसे शदीद तूफान आएगा। सरे शाम ही सब अपने अपने घरों में चले गए थे। सड़कें वीरान पड़ी हुई थीं, लेकिन एक शख्स अपनी गाड़ी को इस तेज बारिश में चलाता हुआ उस तरफ जा रहा था जिस तरफ कब्रिस्तान था। उसके घर से कब्रिस्तान का रास्ता इतना ज्यादा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं वो कब से निकला था घर से और आहिस्ता आहिस्ता उसी कब्रिस्तान की तरफ गाड़ी को चलाता हुआ जा रहा था। कहीं पे भी कोई इंसान का वजूद नहीं था, सब अपने घरों में थे क्योंकि आज तूफान बरस रहा था। हर जगह पे बारिश ही बारिश थी, लेकिन गाड़ी चलाता हुआ ये शख्स, उसके दिमाग पे ऐसे ख्यालात छाए हुए थे, उसका दिमाग ऐसा माऊफ हुआ था कि वो रोना भी चाहता था, लेकिन एक भी उसकी आंख से आंसू नहीं बरसा था। बाहर बारिश जरूर बरस रही थी। वो गाड़ी को चलाते चलाते उसी कब्रिस्तान के बाहर पहुंच ही गया। उसका दिमाग तो बिल्कुल माऊफ था। उसको कुछ नहीं पता था कि जिस वक्त बिजली जोर से चमकी और बिजली की चमकने से जो लाइट पैदा हुई तो सामने कब्रिस्तान के अंदर जब वो रोशनी पड़ी तो दूर दूर तक बनी हुई अंधेरे में डूबी जितनी भी कब्रें थीं उनके ऊपर रोशनी फैल गई। सफेद रोशनी, ऐसी रोशनी जैसे कब्रों के अंदर से रोशनी निकल रही हो। उसके अंदर सोए हुए जितने भी मुर्दे थे, शायद उस बिजली की जोरदार आवाज से वो भी एक दफा हिल से गए हों। लेकिन ये तो शहर खामोशा था। यहां जो आके एक दफा सोता था वो कभी भी नहीं हिलता था। आंधी तूफान बारिश या बिजली जितनी जोर से आके गिरती थी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इस दुनिया से नाता तोड़ चुके होते थे। ये कब्रिस्तान रात की इस होती बारिश में भयानक मंजर पेश कर रहा था। कोई भी देखता शदीद डर जाता, लेकिन गाड़ी में बैठा हुआ रावल सिर्फ एक बात सोच रहा था। उसने जिंदगी में क्या कुछ नहीं सोचा था, इन 3 महीनों में क्या कुछ हो गया था। उसने तो जिंदगी की बहुत सी प्लानिंग कर रखी थी। हां,
समी और वो जब शादी करेंगे तो ये वाला जोड़ा खरीदेंगे, ये ज्वेलरी बनवाएंगे, शादी के बाद हनीमून पे वहां पे जाएंगे। जिंदगी की इस तरह की कितनी बातें थी जो दोनों ने मिलके करनी थी। समी, जिसका असली नाम तो समिया था, वो उसको प्यार से समी कहता था, वो जा चुकी थी, उसको छोड़ के जा चुकी थी। वो उसका सच्चा प्यार थी, वो उसको दीवानगी की हद तक चाहता था, वो दीवाना था समी का। उन दोनों ने जिंदगी का फैसला कर रखा था, जिंदगी बिताने का, लेकिन आज वो जा चुकी थी उसको छोड़ के। वो यहां कब्रिस्तान आया था रात के इस पहर कि कहां उसको दफन करना है, कहां उसकी कब्र बनानी है, किसी दरख्त के नीचे, किसी कोने पे, सामने, कहां ये मामलात कैसे तय किए जाते हैं, कैसे अपने प्यारे को कब्र के अंदर उतारा जाता है, कैसे अपने प्यारे को इस शहर खामोशा में दफना दिया जाता है, वो इन मामलात से वाकिफ नहीं था। गाड़ी चलाता हुआ आ गया था पसंद करने कब्र को, और दिमाग कह रहा था तुमने तो लाल जोड़ा पसंद करना था, तुमने तो उसके लिए बहुत सारी दुनियावी चीजें पसंद करनी थी, अब तुम्हें उसके लिए कफन लेना है और तुम्हें उसके लिए कब्र को पसंद करना है, कहां बनानी है उसकी कब्र। ये बहुत मुश्किल लम्हा था जो उसकी जिंदगी में आया था। वो रोना चाहता था लेकिन ऐसा दिमाग मऊफ, ऐसा उलझा हुआ कि वो कुछ भी नहीं जानता था। बार बार बिजली गरज रही थी। वो अपनी गाड़ी में बिल्कुल उस कब्रिस्तान के मेन गेट के सामने बैठा हुआ था, जो मेन गेट खुला हुआ था। पुराने दौर का बना हुआ यह कब्रिस्तान जो इस वक्त भयानक मंजर पेश कर रहा था। ऊपर से तेज बारिश हो रही थी, काफी ज्यादा सर्दी हो गई थी, पानी ही पानी था, कब्रिस्तान के अंदर भी पानी जमा हो गया था। उन कब्रिस्तान के अंदर जो दरख्त लगे हुए थे उनके ऊपर बैठे हुए परिंदे भी जाग चुके थे, सहमे हुए थे। वो भी इस तूफान से डर रहे थे कि इसी तरह मूसलाधार बारिश होती रही तो वो कहां जाएंगे। उनके जो घोंसले दरख्तों पे बने हुए हैं वो भी गिर जाएंगे, बह जाएंगे। और इंसान इसी तूफानी बारिश की वजह से सब अपने अपने कारोबार बंद करके आज जल्दी ही बादलों का मिजाज देख के अपने घरों में चले गए थे कि आज बहुत बरसेंगे और बहुत तेज तूफानी बारिश होगी। और ऐसा ही हुआ था, तूफानी बारिश हो रही थी। लेकिन कब्रिस्तान बहुत भयानक मंजर पेश कर रहा था। उसके अंदर उगी हुई झाड़ियां, पुरानी बनी हुई कब्रें, ऊपर से दरख्त जो अंधेरे में डूबे हुए थे, और जोरों शोर से बरसती बारिश जो शोर पैदा कर रही थी। बारिश के कतरे जब जमीन पे, गाड़ी पे गिर रहे थे, उनका एक और भरपूर शोर था। मजीद उसमें जब बादल गरजता, भयानक आवाजें निकालता तो और शोर पैदा हो जाता, खौफ पैदा हो जाता और एक जोरदार धमाका होता। और जब बिजली चमकती तो पूरे माहौल को रोशन करती। स्पेशली उसके सामने, उसकी गाड़ी के शीशे के सामने जो गेट खुला हुआ था, अंदर कब्रिस्तान का मंजर जहां पे बिजली चमकती थी और बिजली की वो रोशनी जब फैलती उस कब्रिस्तान के अंदर तो और बारिश बरसती हुई नजर आती, माहौल और खौफनाक कर देती। रावल अपनी गाड़ी में बैठा अपनी प्यारी समी को याद कर रहा था। वहीं उसी कब्रिस्तान की एक बहुत ही पुरानी कब्र के अंदर बैठा हुआ वो शैतान, वो आमिल जो कई सालों से चिल्ले कर रहा था, और आज भी वो इस तूफानी रात में उस पुरानी सी कब्र को खोद कर उसके अंदर बरसती हुई बारिश में बैठा अपने चिल्ले के आखिरी लम्हों को पढ़ रहा था। अब उसके चिल्ले का वो वक्त आ गया था जब उसने वो सब कुछ हासिल करना था जिसके लिए उसने अपने जिंदगी के कई साल कब्रिस्तान में चिल्ले करते हुए गुजार दी थी। और जिस वक्त जोर से आवाज आई बिजली के चमकने की, बादल गरजा और तेज आवाज के साथ जैसे ही रोशनी हर तरफ फैली तो उस कब्र का मंजर था कि खुदी हुई कब्र, साइड पे हड्डियां पड़ी हुई थीं एक मुर्दे की, और उसके साथ बैठा हुआ वो काला स्याह शैतानी आमिल मुस्करा रहा था। मंजिल को जान चुका था, करीब आ गई है जिस मंजिल का उसको बेचैनी से कई सालों से इंतजार था। उसकी मुराद पूरी होने वाली थी। फिर एक मजनू अपनी लैला का सा शिकार होके
इस कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर गाड़ी के अंदर मौजूद था। और वो शैतान अंदर कब्रिस्तान के कब्र के अंदर बैठा चिल्ला करते हुए वाकिफ हो गया था इस बात से कि जो आया है वो उसी के लिए ही तो आया है, वो उसकी मन की मुराद को पूरा कर सकता है। उसके इस चिल्ले का जो आखिरी मरला है वही पूरा करेगा जो इस वक्त बाहर गाड़ी में बैठा है। और इस तूफानी बारिश के अंदर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ रावल वो सब कुछ सोच रहा था जो उसकी जिंदगी में बीती थी। कौन थी समी? असली नाम तो उसका समिया था, लेकिन उसको प्यार से समी कहता था। उसकी फुफ्फो की बेटी। फुफ्फो भी कैसी तकदीर लिखवा के लाई थी कि शादी के 2 साल बाद ही शौहर अल्लाह को प्यारा हो गया और अपनी एक छोटी सी बेटी को लेके अपने भाई के घर आ गई। रावल की जो मां थी वो उसकी कभी भी रावल की मां की कभी भी अपने शौहर यानी कि रावल के बाप से नहीं बनी थी। रावल की मां एक अजीब ही मिजाज की औरत थी, लेकिन जब उसने देखा कि समी की मां इसी घर में मुस्तकिल रहने के लिए आ गई है, क्योंकि अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं रहा था रहने के लिए, तो उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने अपने शौहर को सुनाना शुरू कर दिया कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसको इस घर में रखना। और वो अपनी सारी तदबीरें करने लगी जिससे वो उसको निकाल सके, लेकिन समी की मां ने आते ही घर के सारे काम काज अपने हाथ में ले लिए। ऐसे घर के कामों में लग गई जैसे वो इस कार की नौकरानी हो और उसकी तनख्वाह ये है कि उसको सर छुपाने को एक छत दे दी जाए और खाने को सिर्फ रोटी, और कुछ भी उसकी ख्वाहिश नहीं थी। वो सुबह से लेकर शाम तक सारे घर के काम वही करती। उसकी जगह पे कोई अगर नौकरानी भी होती जो सुबह से शाम तक इस तरह काम करती तो कोई भी उसको तरस खा के शायद और भी बहुत कुछ दे देता, लेकिन उसको सिर्फ ताने मिलते थे। शायद नसीब जो ऐसा लिखवा के लाई थी। एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम समिया था, वो रावल की हम उम्र थी। भाई था, बहन बेवा होके यहां आ गई थी। वो जितनी बहन का ख्याल रख सकता था उसने रखना शुरू कर दिया, लेकिन बीवी को हमेशा एक इंतजार होता कि उसको मौका मिले और उसको वो ताने मार सके, और वो समी की वालदा को ताने ही मारती रहती। समी भी अपनी मां की तरह बहुत हसीनो जमील थी, बिल्कुल अपनी मां की तरह हसीनो जमील। लेकिन मां का तो शायद नसीब ऐसा था, बेवा क्या हुई कि फौरी तौर पे इस घर में तो शिफ्ट हो गई, लेकिन उसके फौरन बाद इस घर में भी रहते हुए उसको रोज एक ऐसे ताने सहने पड़ते, ऐसी बातें सहनी पड़ती कि वो बस चाहती थी कि किसी तरीके पाल पहुंच के अपनी बेटी को जवान कर दे, जो बेटी उसके साथ रह रही थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, पता ही ना चला कि कब रावल समी से बेइंतहा प्यार करना शुरू हो गया। समी उसके दिल में ऐसी जगह बना गई थी, उसके दिल में ऐसा घर कर गई थी कि वो उससे शदीद मोहब्बत करता था। इतना मोहब्बत कि उसने बचपन से ही फैसला कर लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ समी से। और ऐसा ही हुआ कि फिर वक्त गुजरता रहा, उन दोनों का प्यार भी बढ़ता गया। ऐसा प्यार जो वालिद को तो अच्छा लगता था कि उसका बेटा उसकी बहन, उसकी भांजी से, उसकी बहन की बेटी से प्यार करता है, लेकिन मां को यह कतअन पसंद नहीं था। और मां ने तभी फैसला कर लिया था, ये मैं शादी कभी भी नहीं होने दूंगी। हमारे घर में हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाली लड़की कैसे हो सकता है मेरे घर में दुल्हन बन के आ सके। लेकिन दोनों समी और रावल एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, इश्क करते थे। रावल को समी से इश्क था, जनून की हद तक इश्क। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अपनी
समी को हासिल करना। वो थी भी तो बहुत हसीन और जमील। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और आखिरकार बेटे ने मां से इजहार कर ही दिया कि मैं समी से शादी करना चाहता हूं। उसके जज्बात, उसका लहजा, उसका इश्क, उसका जनून मां पहले ही वाकिफ हो चुकी थी। तो मां ने उसी लम्हे एक फैसला किया कि ठीक है, तुम्हारी शादी कर लूंगी, लेकिन इश्क जो होता है ना, ये भूत होता है। जब इश्क का भूत दिमाग पे सवार हो जाए तो इंसान फिर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तुम पहले डॉक्टर बन के दिखाओ। अगर तुम्हें समी से शादी करनी है तो मेरी भी शर्त है, डॉक्टर बन जाओ, फिर मैं तुम्हारी समी से शादी कर दूंगी। रावल तो दीवाना था, वो तो पहाड़ तोड़ने को तैयार था। वो तो पहाड़ तोड़ के नहर की, दूध की नहर भी निकाल सकता था। उसका इश्क तो ऐसा था। डॉक्टर बनना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम था। उसने फौरन दिल लगा के ऐसी पढ़ाई की, ऐसी दिल लगा के पढ़ाई की कि देखते ही देखते वो एक डॉक्टर बन गया। और उसके बाद उसने हाउस जॉब करनी भी शुरू कर दी एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर। जब वो डॉक्टर भी बन गया और हाउस जॉब भी करना शुरू कर दी, तो तब उसने दोबारा से अपनी मां से रुजू किया और कहा, वो वक्त आ गया है जिसके मैं इंतजार कर रहा था। मैं डॉक्टर बन चुका हूं और अब मैं अपनी समी से शादी करना चाहता हूं। उन्हीं दिनों समी की मां कुछ अरसे से जो बीमार चली आ रही थी, उसका मुकम्मल चेकअप कराया गया तो पता लगा फुफ्फो को कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पे। और देखते ही देखते फुफ्फो अल्लाह को प्यारी हो गई। बहन जब इस दुनिया से चली गई तो भाई भी अपनी बहन की मोहब्बत में ऐसा दुखी हुआ कि कुछ अरसे बाद रावल का बाप भी इस दुनिया से चला गया। ये वो टाइम था जब अभी रावल डॉक्टर नहीं बना था। जब फुफो भी चली गई और वालिद भी चले गए तो कुछ अरसे के बाद वो डॉक्टर बन गया। और डॉक्टर बनती उसने अपनी मां से उस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि अब तो डॉक्टर बन गया हूं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अब मुझे समी से, जो अब अकेली रह गई थी इस घर में, मां के मरने के बाद सारे घर के काम काज समी करती थी। नौकरानियों जैसा बर्ताव किया जाता था। ना सिर्फ मां उसके साथ बुरा रवैया रखती थी, बल्कि उसकी बहन निम्रा भी उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। वो भी उसको बहुत नापसंद करती थी, क्योंकि उसकी भी वही ख्वाहिश थी जो मां की ख्वाहिश थी। जिस जगह पे निम्रा की शादी की मां ने, तो निम्रा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया मां से कि जो मेरी नंद है उसके साथ रावल की शादी की जाए। यानी कि उसके रिश्तों के मामले में हमेशा कमज़ोर रहा हूं, उसके लिए अगर मैं ऊपर नीचे कर जाऊं तो मैं दिल से माजरत ख्वाह हूं। तो नम्रा जिस घर में ब्याह कर गई थी, उस घर में उसका जो देवर था, नहीं, उसका जो शौहर था, उसके शौहर की जो बहन थी, उससे वो अपने भाई रावल की शादी करना चाहती थी। और उसने मां को कायल किया कि जिस तरह आपने मेरा एक बहुत अच्छे बड़े पढ़े लिखे खानदान में शादी की है, तो उनकी लड़की भी उसी तरह बहुत पढ़ी लिखी और खूबसूरत है, मेरे भाई के बिल्कुल लायक है। भाई भी मेरा डॉक्टर है। और मां ने भी यही बात जब अपने बेटे से कही कि मेरी ख्वाहिश है कि निम्रा की जो शौहर की बहन है उसी से मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूं, तो उसने कहा नहीं, मुझे वो शादी नहीं करनी। तो मां ने एक और शर्त रख दी। ठीक है, मां जनून से वाकिफ थी, बच्चे के इश्क से वाकिफ थी, तो मां बोली हां ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते तो फिर एक काम करो, तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो। उसने कहा मां मैं डॉक्टर बन चुका हूं, और कौन सी तालीम? उसने कहा नहीं, इस डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए तुम्हें बाहर मुल्क जाके पढ़ना चाहिए, बाहर की भी डिग्री ला के आने चाहिए। जब तुम बाहर की डिग्री लेके डॉक्टर बन के आओगे तो एक बहुत बड़े डॉक्टर होगे, मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, फिर तुम्हारी मैं समी के साथ शादी कर दूंगी। लेकिन वहीं रावल मुसलसल देखता था कि उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसका जनून समी इस घर में बहुत बुरे रवैये का शिकार है। मां और बहन दोनों का बहुत बुरा रवैया था। जब तक वालिद जिंदा थे तब भी सिर्फ ताने की हद तक थे, लेकिन रवैया इतना बुरा नहीं रखा गया था, ना ही समी की मां से और ना ही समी से। लेकिन वालदा के
अल्लाह को प्यारे होने के बाद और वालिद के भी अल्लाह को प्यारे होने के बाद रावल ने देखा कि रविया और बदतर से समी के साथ बदतर होता जा रहा था। लेकिन वहीं एक दिन ये खबर रावल के कानों तक पहुंची जब उसका चेकअप कराने के लिए गया, जो कुछ दिनों से बीमार थी, जो अपनी मां की तरह हसीनो जमील थी। वहीं चेकअप कराते हुए पता लगा मां की तरह बिल्कुल सेम उसी तरह उसको भी कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पे। ये 2-3 महीने की मेहमान है। और जैसे ही ये खबर घर पहुंची कि समी सिर्फ 2-3 महीने की मेहमान है, कैंसर की मरीज है, तो उसकी वालदा और उसकी बहन निमरा दोनों खुशी से निहाल हो गए। और तभी उसकी वालदा ने जल्दी से उसकी रिश्ते की बात निमरा की देवरानी से कर दी, उसके भाई की बहन से। वो बहुत चीखा चिल्लाया, उसने बहुत एहतजाज किया कि ये आप कैसी बात कर रही हैं। तो मां ने उस दिन उसको कहा था, मरने वालों के साथ मरा भी तो नहीं जानता, वो तो मरने वाली है, 2-3 महीने बाद तो मर जाएगी, कैंसर की आखिरी स्टेज है, मां की तरह। क्या तुम उसकी तरह मरना चाह रहे हो? तुम भी उसकी तरह चाहते हो तुम मर जाओ? नहीं बेटा, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। और वो मर गई थी। हां, आज वो मर गई थी। उसका वजूद इस दुनिया में जरूर मौजूद था, उसकी रूह परवाज हो गई थी। तभी तो वो आज सुबह से एक आंसू भी नहीं बहा सका था। आज वो मर गई थी। सचमुच में उसकी मोहब्बत मर चुकी थी। उसकी मोहब्बत एक आंसू भी नहीं बहा था उसके आंखों से। अजीब सा उसका दिमाग, अजीब सा वो मौफ हो गया था। वो तो इतना शिद्दत से प्यार करता था। वो तो कभी सोचता था जब वो मरेगी मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा। और जब उसकी मां ने कहा था मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता था, तब उसने मां को जवाब दिया था मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा, मेरा बस चला तो मैं भी कफन पहन के उसी के साथ लेट जाऊंगा। और आज वो मर गई थी। उसी के लिए ही तो वो कब्र देखने आया था। कहां दफनाना है अपनी समी को, जिसके इश्क में वो पागल था, जिससे शदीद मोहब्बत करता था। ये सोचते सोचते कब उसने गाड़ी के स्टीयरिंग पे सर रखा, जो आंधी तूफान बारिश खौफनाक मौसम और सामने कब्रिस्तान जिसका गेट खुला हुआ था, और इस मूसलाधार बारिश के अंदर जो भयानक मंजर अंदर कब्रिस्तान का था, कोई भी देखता तो खौफ से पागल हो जाता, बेहोश हो जाता, डर जाता या तौबा करना शुरू कर देता। उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। गाड़ी की विंड स्क्रीन पे चलते वाइपर तेज़ी से चल रहे थे, जिसको कोई होश नहीं था कि गाड़ी रुकी हुई है। और वो ख्यालों में ऐसा गुम हुआ था कि उसने सर रखा और सो गया। तभी गाड़ी के शीशे पे किसी ने नॉक की, टक 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 टक। क्योंकि जब वो ख्यालों में गर्क था, बैठा सोच रहा था, तब वो नहीं जानता था कि उसी लम्हे वो कोई कब्र के बाहर निकला है। हां, उसकी गाड़ी की लाइटें ऑन थीं, और जब बिजली भी चमकती थी तो मजीद कब्रिस्तान रोशन हो जाता था। और जब वो कब्र से निकल रहा था, वो जो पुरानी सी कब्र के अंदर वो शैतान आमिल बैठा पड़ रहा था, जो जान चुका था बाहर कोई गाड़ी में बैठा है, और जब वो उस कब्र के अंदर से बाहर निकला तो मट्टी मट्टी हुआ था। इतनी तेज बारिश हो रही थी। जब वो बाहर निकल के खड़ा हुआ तो बारिश ने उसके तमाम वजूद से मट्टी को धो डाला। अपने गीले लिबास के साथ चलता हुआ उसी गाड़ी की तरफ जा रहा था, जिसकी लाइटें बिल्कुल उसी की सिमत जल रही थीं। जानता था कि गाड़ी में बैठा हुआ कोई और शख्स होशो हवास में होता तो फौरन देख लेता दूर से किसी को आता हुआ, लेकिन जो गाड़ी के अंदर था वो तो होशो हवास में था ही नहीं। वो चलता 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 उसी गेट के पास पहुंच गया जिसके बिल्कुल सामने वो गाड़ी खड़ी थी। उसने पूरा चक्कर काट के गाड़ी को तवज्जो से देखा, और गाड़ी के अंदर बैठे हुए उस शख्स को भी, जो उसका शिकार था। वो था शिकारी, और अपने शिकार को पहचान चुका था। तभी तो कब्र से निकल के आ गया था शिकार करने।
और तभी उसने देखा वो जो ख्यालों में गुम सा था, स्टीयरिंग पे सर रखे सो सा गया है। और जब उसने दरवाजे पे नॉक की, ठक ठक ठक, तो एकदम से वो चौंका और उसने देखा बाहर शीशे पे खड़ा कोई दस्तक दे रहा है। उसने बटन दबाया, गाड़ी का शीशा नीचे हो गया और एकदम से पूछा है, क्या तकलीफ है तुम्हें? तो वो जो बाहर खड़ा था, जो बारिश में गीला हो रहा था, जिसके चेहरे पे खबासत से थी, काला स्याह उसका रंग था, तो एकदम बोला, ना ये जगह है सोने के लिए और ना ही वक्त है सोने का। उसके इस जुमले के जवाब में जो उसने तल्ख जुमला बोला था कि क्या तकलीफ है, क्यों तुमने मुझे जगा दिया है, तो वो बोला था, ना ही ये सोने की जगह है और ना ही वक्त है ये सोने का। तो रावल गुस्से से बोला, तो क्या ये सड़क तुम्हारे बाप की है? तो उस खबीस चेहरे वाले शख्स ने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के कहा, एक खबीस शैतानी सी मुस्कुराहट, ये सड़क क्या तेरे बाप की है बाबू? ना तेरे बाप की है ना मेरे बाप की है। तभी रावल बोला, तो क्या चाहता है तू मुझसे? तू क्यों खटखटा रहा है मेरी गाड़ी के शीशे को? वो शख्स बोला, बाबू इश्क का मारा है ना, बस इश्क करना ही जानता है और तू कुछ भी नहीं जानता। तो एकदम से चौंक गया, उसकी आंखें इस तरह उसको घूर रही थी कि रावल ने जब उसकी आंखों में देखा तो एक खौफ सा महसूस हुआ। ऐसा लगता था जैसे इस शख्स की आंखों में कुछ कशिश सी है, एक सहर, एक जादू सा है जिसमें वो खो सा गया उसकी आंखों में देख के, और एकदम से बोला, क्या कहना चाहते हो? तो वो आमिल बोला, इन बातों के लिए बाबू ये जगह ठीक नहीं है, आ जाओ, सामने ही मेरा घर है, वहां बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं, आ जाओ। और जिस अंदाज में वो बात कर रहा था, जिस अंदाज में वो उसको रावल को घूर रहा था, रावल उसकी आंखों में देखते हुए अजीब सी एक सहर में, खौफ में मुब्तला सा हो रहा था। लेकिन उसने देखा कि उसने गाड़ी को बंद किया और वो नीचे उतर आया। जैसे वो सामने खड़ा हुआ शैतान जानता था कि वो नीचे उतरेगा और उसके पीछे आएगा, हाथ का इशारा किया, आओ मेरे पीछे। अब वो शख्स आगे आगे चल रहा था और रावल उसके पीछे चलता हुआ ऐसे जा रहा था जैसे वो कोई रिमोट से चलता हो और रिमोट उस शख्स के पास हो और वो रिमोट का बटन दबा के आगे चल पड़ा हो। तभी वो बिल्कुल एक रिमोट से चलने वाला रोबोट बना हुआ उसके पीछे जा रहा था। कब्रिस्तान का मंजर अभी भी खौफनाक, भयानक था। हाँ, अभी तक गाड़ी में बैठे होने की वजह से उसके कपड़े गीले नहीं हुए थे। जैसे ही वो बाहर उतरा तो उसके कपड़े गीले होने शुरू हो गए। चंद कदम ही चला था कि उस तेज मूसलाधार बारिश ने उसको सर से लेकर पांव तक पानी से गीला कर दिया। ऐसा गीला जैसे वो कई घंटों से बारिश में नहा रहा हो, इतनी तेज बारिश थी। और अभी भी जोर से बादल गरज रहा था, बिजली अब भी चमक रही थी और बारिश ने अपना एक तूफान का शोर मचा रखा था। वो उसके साथ चलता 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 कब्रिस्तान के बीच में से होता होता उस भयानक से माहौल में, जिसमें वो एक पढ़ा लिखा शख्स अगर दिन की रोशनी में भी आता और ये भयानक मंजर होता तो डर जाता। अगर उसका दिमाग इस तरह मौफ ना होता तो कभी ऐसी जुर्रत ना करता रात के इस पहर इस तरह कब्रिस्तान में जाने की। वो उसके पीछे चलता 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 इस काफ़ी बड़े कब्रिस्तान के बिल्कुल एंड में जाके एक झोंपड़ी सी, घर तो नहीं कहना चाहिए, बस एक छत ही थी, झोंपड़ी नुमा सा घर था। वो खबीस उसके अंदर दाखिल हो गया और पीछे चलता हुआ रावल भी अंदर दाखिल हो गया। इस कमरे के अंदर नीचे फर्श पे एक दरी बिछी हुई थी। उस पर कई झूठे बर्तन पड़े हुए थे जिसको कई दिनों से खा के फेंक दिया गया था लेकिन धोया नहीं गया था। और 3-4 बिल्लियां थीं जो इधर से उधर फिर रही थीं। वाहिद इस कमरे के अंदर जो रोशनी थी वो सिर्फ उस लालटेन की थी जो दीवार से लटका हुआ था और उस लालटेन की रोशनी में यह कमरा रोशन था।
एक अजीब सी महक आ रही थी, बहुत बुरी बदबू फैली हुई थी इस कमरे के अंदर। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, बस जहां पे वो चादर सी बिछी हुई थी वही उसका ओढ़ना बिछोना था, वहीं पे ही वो शख्स सोता था और बैठता था, जो वो भी कई दिनों की मैली कुचैली चादर थी, जैसे उसको पता नहीं कब से नहीं धोया गया था। वो चलता हुआ उसी चादर पे उसके पीछे जाकर बैठ गया और तभी उसकी निगाह सामने उस बुत पे पड़ी, जो एक बहुत बड़ा बुत सा था। अजीबो गरीब सा, ना बुत लगता था ना कुछ, कोई शैतान बनाया हुआ था, और उस शैतान के आगे मालाएं पड़ी हुई थी। उस जगह पे कुछ खुशबू वाली चीज भी रखी गई थी। वो देखते ही एक लम्हे में समझ गया कि इस जगह इसने कुछ शैतान की पूजा करने के लिए ये जगह बना रखी है। एकदम से जैसे वो होश में आया और उसकी तरफ देख के मुतवज्जो हुआ, तो मुझे यहां क्यों लेके आए हो? तो वो बोला, बाबू मैं तुझे इसलिए लेके आया हूं कि तू हाले दिल मुझे सुना सके। कुछ तो मुझे मालूम है और कुछ मैं चाहता हूं तेरे मुंह से सुनूं। जो बरस रहा है वो अभी बरसा नहीं है, मैं चाहता हूं वो बरस जाए। रावल नहीं जानता था कि ये जुमला उसने बोल रहा है कि मैं चाहता हूं वो बरस रहा है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि जब उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो उसकी आंखें बरसना शुरू हो गई। वो जो सुबह से लेकर अभी तक रोया नहीं था, कब्रिस्तान में अपनी महबूबा के लिए कब्र पसंद करने आया था, अभी तक नहीं रोया था, उस शैतान के सामने अपनी लव स्टोरी सुनाते हुए उसकी बारिश बरसाती आंखें, ऐसी बारिश बरसाती आंखें, ऐसी आंखों से आंसू निकले कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और वो अपने दिल का हाल, जैसे किसी दोस्त को, अपने प्यारे को, अपने महबूब को, किसी ऐसे मिलने वाले को जिससे इंसान बेचैन होता है दिल का अहवाल बयान करने के लिए, वो अपने दिल का हाल सुनाना शुरू हो गया। ज़रूर उस शख्स के पास कोई जादू, कोई सहर ऐसा था कि उसने उसको छेड़ा, ऐसा छेड़ा कि हाल दिल सुना, और वो सुनाने बैठ गया। फिर ऐसा शुरू हुआ कि अपनी सारी राम कहानी शुरू से उसको सुना दी कि कैसे फुफ्फो हमारे घर में आई, मैं छोटा सा था, और कैसे उस दिन ही समी जो खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी, मेरे दिल को भा गई। तभी मैंने ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया था कि मैंने अपनाना है तो इस समी को। मैंने ही समिया का नाम प्यार से समी रखा था, और उस दिन से ही मेरी ख्वाहिश शुरू हो गई थी समी को अपनाना। और फिर जो भी उसकी ज़िंदगी के उसके ऊपर उतार चढ़ाव आए, कैसे वो डॉक्टर बना, कैसे उसने हाउस जॉब की, कैसे उसने माँ की हर ख्वाहिश को पूरा किया जिसके बदले वो समी को हासिल कर सकता था। बस वो समी को हासिल करना चाहता था। उसने हर माँ की ख्वाहिश को पूरा किया जिसके बदले वो समी को हासिल कर सकता था। लेकिन समी भी माँ की तरह उसे छोड़ के चली गई थी। और वो जो फूट फूट के रो रहा था, जिसकी आंखें बरसे जा रही थी, आंसू बरसाती जा रही थी, जिस तरह बाहर बरस रहा था अब उसका अंदर भी आंखों की सूरत में बरस रहा था। और वो शैतान चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाए जानता था कि यही तो वो चाहता था। जब वो अपनी सारी कहानी सुना चुका तो वो शैतान बोला, बाबू वो क्या नाम बताया तूने? समी। बहुत प्यार करता है समी से। रोती हुई आंखों के साथ उसने सर हिलाया। हाँ। उसने कहा, क्या कर सकता है उसके लिए? बोलना। उस समी के लिए क्या कर सकता है तू? तो वो बोला, मैं अपनी समी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, वरना मैं तो कफन पहन के उसके साथ ही कब्र में लेट जाता। मैं तो खत्म हो गया हूं, मेरा वजूद ख़त्म हो गया है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरी जान भी उसके लिए हाजिर है। वो नहीं जानता था उसने सारी राम कहानी उसको क्यों सुना दी थी। वो कोई गैर था, अजीबो गरीब मनहूस सी शक्ल वाला, कभी ज़िंदगी में उससे सलाम दुआ भी ना लेता। लेकिन आज उसके पास इस तरह बैठ के सारी कहानी सुना के दिल का बोझ वो हल्का कर चुका था, आंसू बहा चुका था जो अभी तक सुबह आंसू नहीं बहाए थे। शायद माँ के सामने नहीं बहाना चाहता था, निम्रा के सामने आंसू नहीं बहाना चाहता था। आज ही तो वो चली गई थी, आज ही तो उसके वजूद ने छोड़ दिया था, रूह चली गई थी।
और तभी वो शख्स बोला, बाबू अपनी समी को हासिल करना चाहते हो? तो एकदम से रोते रोते वो चौंका और एकदम से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बात कर रहे हो? उसको तो मरे हुए कई घंटे हो चुके हैं, वो तो मर चुकी है, इस दुनिया को छोड़ चुकी है। अब मैं अपनी समी को कहां हासिल कर सकता हूं? तो वो शख्स बोला, तुम्हें मरना नहीं है, तुम अपनी समी को हासिल कर सकते हो। तुमने कहा ना, तुम अपनी समी के लिए जान भी दे सकते हो। तुम्हें जान देनी नहीं है बाबू, जान लेनी है, फिर समी को पालोगे। वो जब सुबह उस जगह से निकला और सीधा हॉस्पिटल के घर पहुंचा, तो क्योंकि वो डॉक्टर था, तो उसने समी की लाश को अस्पताल पहुंचा दिया और सर्द खाने में रखवा दिया। वही सर्द खाना जहां पे इंसान को मरने के बाद अमानतन कुछ देर के लिए रख दिया जाता है, जहां पे बर्फ ही बर्फ होती है ताकि इंसान का मुर्दा जिस्म खराब ना हो, उसमें से बू ना आए, तो उसको उस बर्फ वाले कमरे मुर्दा खाने में रख दिया जाता है। और जब कोई प्यारा आता है तो उसके हवाले कर दिया जाता है। आज भी हर अस्पताल के अंदर तकरीबन मुर्दा खाने मौजूद होते हैं, जहां इंसानों को मरने के बाद उसके मुर्दा वजूद को रखवा दिया जाता है 2-3 दिन के लिए, या जितने टाइम के लिए चाहिए होता है कि जिस्म खराब ना हो। और जब दफनाने का टाइम आता है तो प्यारों को बुला के उसका मुर्दा वजूद उनके हवाले कर दिया जाता है। सारा दिन वो उलझा रहा, सारा दिन वो वही बातें याद करता रहा जो समी और उसकी बातें थीं, जिसमें उन्होंने फैसला करना था कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, ये खरीदेंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। वो कई बातें करता था अपनी समी से। समी भी तो उससे प्यार करती थी, समी भी तो जानती थी कि कोई है। समी की भी जीने की एक ही वजह थी कि वो जिंदगी में तमाम अजाब इसलिए सह लेती थी, जिंदगी के हर ताने को, हर मुसीबत को इसलिए बर्दाश्त कर लेती थी कि उसको पता था कोई है जो उससे बेइंतहा प्यार करता है, कोई है जो सिर्फ उसी का है, कोई है जो उससे बेइंतहा इश्क करता है। और रावल भी तो बहुत खूबसूरत था, रावल भी तो बहुत हसीन और जमील था। अगर समी हसीन और जमील थी तो रावल भी तो बहुत हसीन और जमील था। रावल चाहता कोई भी लड़की उसके पीछे जान देने को तैयार हो जाती, कोई भी लड़की उसके पीछे आ जाती, लेकिन वो खुश थी इस बात पे, जिंदगी उसकी भी हसीन थी कि उसका कज़न उससे बेइंतहा इश्क करता है, वो भी उससे उसी तरह बेइंतहा इश्क करती थी। लेकिन ये जो रिश्ता था एक इंतहाई पाकीज़ा रिश्ता था, समी का और रावल का पाकीज़ा रिश्ता, इश्क का रिश्ता, जनून का रिश्ता। वो एक दूसरे को हासिल करना चाहते थे शादी करके, जिंदगी तमाम इकट्ठे गुजरना चाहते थे मियाँ बीवी बन के। वो शर्मा जाती जब रावल उससे कहता था कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी बाहों में लेके फिरता रहूँगा, सारी ज़िंदगी तो मेरे वजूद का हिस्सा रहोगी। समी तुम नहीं जानती मैं कितना तुमसे इश्क करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो शर्मा सी जाती और अंदर ही अंदर खुश होती। उसकी माँ उसको जितने भी ताने मारती, रावल की माँ उसको जितना भी झिड़कती, ताने मारती, वो खुशी खुशी इसलिए सह लेती थी कि कुछ टाइम बाकी है जब वो फिर रावल की हो जाएगी, फिर ये मुसीबत, ये परेशानी सब उसके लिए ख़त्म हो जाएगी, फिर वो भी अपने रावल की रानी बन के रहेगी। तो वो खुशी खुशी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन वो तो चली गई थी, वो तो दुनिया को छोड़ चुकी थी, उसका वजूद मुर्दा था और मुर्दा खाने में रखा हुआ था। जब रात को उसकी ड्यूटी शुरू हुई तो वह इंतज़ार कर रहा था एक मखसूस टाइम का कि जब वो टाइम हो, और जैसे उसने घड़ी की तरफ देखा 12 बज चुके थे। वो जानता था इस लम्हे मुर्दा खाने के बाहर बैठा हुआ चौकीदार सोने के लिए चला गया होगा। वो अपने कमरे से निकला, सीढ़ियां तय करते हुए नीचे पहुंचा और आहिस्ता आहिस्ता उसी मुर्दा खाने की तरफ जाना शुरू हो गया। जब वो नीचे उतर रहा था तो जानता था कि अब राउंड ख़त्म हो चुका है, डॉक्टर सारे चले गए हैं, नर्सें भी तकरीबन
इमरजेंसी रूम को छोड़ के बाकी अपने कमरों में मौजूद हैं। अब बाहर कोई भी नहीं होगा। मरीजों के जो लवाहिकीन आए हुए होते थे वो भी तकरीबन सब सो चुके थे। मरीज भी जितने वहां पे मौजूद थे अब सारे 12 बज चुके थे, सो रहे थे। वो सुकून के साथ चलता हुआ मुर्दा खाने के बाहर पहुंचा। कुर्सी बाहर खाली थी। वो चौकीदार सोने के लिए चला गया था। जानता था अंदर मुर्दे ही तो रखे हैं, मुर्दे कौन से चल के बाहर चले जाएंगे, या मुर्दों को कौन चुरा के ले जाएगा। कभी ऐसा हुआ भी तो नहीं था कि कोई मुर्दा उठ के बैठ गया हो और बाहर चला गया हो, या कोई आके मुर्दे को ले गया हो। यहां कोई नहीं आता था, इसलिए कभी भी उसको परेशानी नहीं होती थी। जैसे रात के 12 होते थे वो सो जाता था और सब वो जल्दी उठ के अपनी ड्यूटी पे वापस आ जाता था। जैसे रावल बाहर पहुंचा तो कुर्सी खाली थी। वो समझ गया चौकीदार सोने चला गया है। उसकी कई शिकायतें हो चुकी थी, वो सुनता ही कहां था। पता था कुछ नहीं होना। और जब उसने मुर्दा खाना का दरवाज़ा खोला तो एक शदीद ठंड जिसने उसका इस्तकबाल किया। कमरा शदीद ठंड से भरा हुआ था। इस कमरे का टेम्परेचर इतना शदीद ठंडा था कि इंसान कुछ देर अंदर खड़ा हो सकता था, लेकिन उन मुर्दा वजूद जो वहां पे रखे हुए थे उनके लिए यही टेम्परेचर चाहिए होता। जब वो दरवाज़ा खोल के आगे की तरफ बढ़ा तो कुछ मुर्दा जिस्म स्ट्रेचर जो पड़े हुए थे उनके ऊपर पड़े हुए थे। ये यकीनन कुछ ऐसी लाशें थीं जो आज ही लाई गई थीं। अभी उनको सर्द खाने के उन खानों में जो खाने बने हुए थे उनमें नहीं रखा गया था। स्ट्रेचर जो रखे हुए थे उनके ऊपर ही वो पड़ी हुई थी। वो जानता था समी का वजूद कहां रखा है। कमरे में वो लाइट ऑन करके धड़कते दिल के साथ चलता 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 आखिरी वाले उस बेड के पास पहुंच गया। और जैसे ही उसने वो सफेद कपड़ा उसके मुंह से हटाया तो आंखें बंद किए समी उसके ऊपर लेटी हुई थी। हां, यह समी का वजूद था, मुर्दा वजूद। उसमें जान नहीं थी, उसकी रूह निकल चुकी थी और कई घंटे पहले वो मर चुकी थी। उसके चेहरे को खड़ा होकर तकता रहा। उसको बहुत प्यार आ रहा था। वो नीचे झुका और उसने उसके माथे पे बहुत प्यार से बोसा दिया। उस मुर्दा वजूद के माथे पे बोसा दे के जब ऊपर उठा तो बोला, समी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के जाने नहीं दूंगा। तुमने तो मुझसे कई वादे किए थे। तुमने वादा वफा क्यों नहीं किया? तुम कैसे मुझे छोड़ के जा सकती हो? तुमने ही तो कहा था जिएंगे भी साथ मरेंगे भी साथ, तो तुम कैसे जा सकती हो? अगर मैं मरा नहीं तो तुम्हें भी नहीं मरने दूंगा, तुम्हें वापस ले आऊंगा। वो दीवाना वार उससे खड़ा बातें कर रहा था। उसका चेहरा अभी भी बहुत खूबसूरत था, हसीनो जमील उसका चेहरा था। और उसके चेहरे को देख के बार बार एक ही जुमला उसके दिल से निकल रहा था कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारे वजूद से नहीं, तुम्हारी रूह से प्यार है मुझे। समी तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। हां, मैं आज तुमसे कहने आया हूं समी, मैं जल्दी तुम्हें वापस ले जाऊंगा। तुम उदास मत होना, तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी तुम्हें वापस लेने आऊंगा। हां, आज मैं तुमसे कहने आया हूं, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, जल्दी वापस लेने। और फिर से उसने प्यार से एक उसके माथे पे बोसा किया और जो सफेद कफन उसके चेहरे से उसने हटाया था उसको वापस उसके चेहरे पे डाल दिया। अलविदा समी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और चलता हुआ वो अपने कमरे में पहुंचा। और जब अपने कमरे से वो अपने ऑफिस पहुंचा, अपने घर पहुंचा, तो अपने घर के बिस्तर पे सोए हुए छत को घूरते हुए वो उसको सारे जुमले उस शैतान के याद आ रहे थे, उस आमिल के याद आ रहे थे जो उसने उससे कहे थे
कि तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें मारना है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी समी तुम्हें मिल जाए, तुम कहते हो उसका जिस्म कई घंटे पहले रूह से अलग हो चुका है, वो मर चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं उसको वापस ला सकता हूं, उसकी रूह को वापस उसके जिस्म में डाल सकता हूं। तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसा तुम्हें मैं कहूं तुमने वैसा करना है। 3 इंसानों को मारना है, 3 जिंदगियों को खत्म करना है। तुम जैसे जैसे जिंदगियों को खत्म करते जाओगे, तुम्हारी समी को जिंदगी मिलती जाएगी। जब तुम पहला कत्ल करो, जब तुम पहले किसी इंसान की जान लोगे तो कुछ जान उसमें आ जाएगी, जब दूसरी लोगे फिर से जान और आ जाएगी, जब तीसरे इंसान की जान लोगे तुम्हारी समी के अंदर शक्ति, रूह उसकी वापस आ जाएगी, फिर तुम अपनी समी को वापस दुनिया में ले आओगे। अगर तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो, उसको कब्र में दफना के उसके साथ लेटना चाहते हो, तो इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम तो मर जाओगे। और मरना ही क्यों चाहते हो? अपनी समी को क्यों नहीं जिंदा कर लेते? हां, तुम अपनी समी को जिंदा कर सकते हो, सिर्फ मेरा कहा मानना होगा। जैसे मैं कहूं तुम्हें वैसा करना है, वैसा अमल करना है, और उस अमल से तुम्हारी समी जिंदा हो जाएगी। ऐसे जैसे तुम लोग डॉक्टर कहते हो वो कोमा में थी और वापस आ गई, ऐसा ही होगा जैसे कोमा में चली गई हो और वो वापस आ जाएगी। तुम्हारी वो डॉक्टरी की उसके अंदर वो मर चुकी है। मेरी जो पढ़ाई है, जो मेरा इल्म कहता है, मेरे इल्म के मुताबिक अब भी उसकी रूह मौजूद है और वापस उसके वजूद में आ सकती है। अगर तुम मेरे साथ तामुन करो, मेरी बात मानो, तो मैं तुम्हारे प्यार से तुम्हें मिला सकता हूं। बोलो मंजूर है? तो बात करो। तुम्हें तो वो उससे बोला, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि वो उसको बता रहा था कि तुम मेरा ये काम करोगे, उसके बदले में तुम्हारी समी तुम्हें मिल जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। बोलो मंजूर? और वो टाइम लेके आ गया था और आज सारा दिन यही सोचता रहा था। और रात को जब वो अपनी समी से मिल के आया था, उससे बातें करके आया था, तो उसको तो भी तो कह आया था। उस वक्त तक भी उसने फैसला नहीं किया था, लेकिन समी का चेहरा देखते ही उसके मुंह से, उसकी जुबान से खुद ब खुद ये लफ्ज अदा हुए थे, समी मैं तुम्हें ले जाऊंगा, हाँ मैं तुम्हें वापस दुनिया में ले आऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं समी, तुम मेरे साथ रहोगी, तुम जिंदा हो जाओगी, मैं तुम्हारे वजूद में फिर से रूह को वापस ले आऊंगा। तो उस वक्त तक तो उसने फैसला नहीं किया था, फिर वो ये जुमले क्यों बोल रहा था? शायद उसी लम्हे छत को घूरते हुए वह सोच रहा था कि अंदर ही अंदर वो फैसला कर चुका था। या समी का प्यार, समी का इश्क ऐसा है, उसका चेहरा जैसे ही सामने आता है वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तभी उसके दिल ने कहा, हाँ रावल तुम करोगे, तुम्हें ये कबूल है, तुम्हें ये मंजूर है, तुम अपनी समी को जिंदगी के अंदर वापस लाने के लिए, जिंदा करने के लिए ये करोगे। समी को जिंदा करने के लिए उसकी जो भी शराइत हैं तुम्हें कबूल हैं। किसी की भी जान लेनी पड़े तो तुम उनकी जान लोगे, और अगर जान, किसी की जान लेने के बदले समी वापस आ सकती है, तो बेहतर यही है कि बजाय तुम मर जाओ, तुम अपनी समी को जिंदा कर लो। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हाँ, अगर आपको मौका मिले तो जिंदा कर सकते हो तो ज़रूर जिंदा करना चाहिए। और वो एक नेक इंसान, अच्छा इंसान आज दिल के हाथों, इश्क के हाथों मजबूर होके फैसला करने जा रहा था कि मुझे अपनी समी को जिंदा करने के लिए अगर किसी को मारना भी पड़ा तो मुझे कबूल है, मैं मारूंगा। और वो फैसला कर चुका था। यह है आज का पार्ट 1। कल तक के लिए इसी के पार्ट 2 को आपको इंतज़ार करना होगा कि उस इश्क के दीवाने ने अपनी समी को पाने के लिए क्या किया। बहुत ज़बरदस्त कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। कल जब आप सुनेंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहीं से इंशाल्लाह कल आपका पार्ट 2 जो है वो शुरू होगा। तो कल तक के लिए आप इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने नए आते हैं, नए लोग भी मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं स्टोरी सुनते हुए, तो उनके लिए मैं अनाउंस करता होता हूँ कि मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आप भी अपनी मुझे कहानियाँ भेज सकते हैं, सच्ची कहानियाँ जो आपके साथ ज़िंदगी में वाक़यात हुए होते हैं।
तो आपको मेरे व्हाट्सएप पे उस कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज लंबा सा भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें लंबा सा, अगर कोई बात भूल गए तो छोटा सा एंड में, और मैसेज रिकॉर्ड कर दें। लिखना चाहे तो कहानी पूरी लिख सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने अपना नाम, अपना शहर, अपना मुल्क, अपना गाँव सारा रियल लिखना है। लेकिन मुझे कहानी में बता देना है कि मैं आपका नाम रियल लूँ या फ़र्ज़ी नाम लूँ, ये भी मुझे बता देना है। और जब आप कहानी सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, तो आखिरी लफ्ज़ आपने उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिखना है। उर्दू में कहानी और इंग्लिश में स्टोरी, या फिर आप एक और लफ्ज़ OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई लफ्ज़ भी लिखा होगा, OCS, स्टोरी या कहानी, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे कहानी भेजी है। मैं आपका नंबर उसी वक्त खोलूंगा, आपका नंबर खोल के सुनूंगा, कहानी है तो उसको नंबर दे के महफूज कर लूंगा, और जब आपका नंबर आएगा तो कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आप स्टोरी, OCS या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 92, पाकिस्तान का कोड है। आपके मुल्क में 00 लगता है या प्लस लगता है, वो आपको बेहतर पता होगा। +92 313 665550। मैं रिपीट करता हूँ, 0092 313 665550। उर्दू में 009313665550। इस पे मुझे आप अपनी कहानी सेंड कर दीजिए। आज के OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।